खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चर्चिल सुभाष के मूवमेंट को लेकर खासे नाराज थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सुभाष का जंग ऐलान उन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन वे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सुभाष ने यदि जापान के साथ मिलकर दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नक्शों का पुलिंदा और माउंटबेटन और विनगेट तैयार थे। क्यूबेक में होने वाली अहम बैठक में प्रधानमंत्री चर्चिल के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और रूस के राष्ट्रपति स्टालिन शामिल होने वाले थे। चर्चिल ब्रह्मदेश को लेकर जितने परेशान थे, जीवन में कभी उतने परेशान नहीं दिखे थे। माउंटबेटन और विनगेट के बीच लंबी चर्चा हुई। अब आगे 22-23 साल पहले जब मैं प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ पहली बार हिंदुस्तान गया था, तभी इस सिरफिरे आदमी सुभाष बोस से मुलाकात हुई थी। तभी से कांग्रेस की राजनीति में इसका दखल था। उसने कलकत्ता में बहिष्कार को सफल बनाकर प्रिंस का अपमान किया। मैंने उस समय ही गवर्नर को सावधान किया था, उचित अनुचित का विचार किए बिना इसे खत्म कर दो। सुना है सरकार की ओर से सुभाष को खत्म करने के लिए कई कोशिशें की गई। सुना है एक बहादुर अफसर ने उसे मोर्चे के दौरान घोड़े की टापों के नीचे कुचल दिया था। वो लगभग मर गया था, इसलिए उसे जेल से रिहा करना पड़ा था। फिर भी वो जीवित बचा रह गया, हमसे बदला चुकाने के लिए। हिंदुस्तानी सेना ही हमारे साम्राज्य की सुरक्षा का प्रमुख आधार है। कितने वफादार सैनिक मिलते रहे हैं हमें यहां से। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने से लेकर अब तक हिंदुस्तान से कितने सैनिकों की भर्ती हुई है पता है ना। महायुद्ध के पहले 2 सालों में 2.5 लाख हिंदुस्तानी सैनिक हमारी ओर से लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट गए थे। इतनी बड़ी संख्या में अब तक ब्रिटिश फौजी भी कभी युद्ध में नहीं उतरे। इतने वफादार सैनिक भी कहीं नहीं मिलेंगे। लाखों हिंदुस्तानी सैनिक हमारे लिए जान हथेली पर लेकर लड़ते रहे हैं। इन हिंदुस्तानी सैनिकों ने आज तक हमारी उसी तरह सेवा की है जैसे अफ्रीकी औरत अपने मालिक की करती है। लेकिन क्या सर? हमारी ब्रिटिश हिंदी सेना में बगावत का महापाप इस गद्दार बोस ने किया है। डिकी, इससे पहले हमारे सैन्य इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान को लेकर अब ज्यादा गंभीर होना होगा। मेरी योजना को आप ऐसे ही भरपूर समर्थन देते रहेंगे तो देखिए मैं जापान की कमर कैसे तोड़ता हूं। विनगेट, ये मत भूलो, जंगल का युद्ध जीतने के लिए आकाश पर कब्जा जरूरी है। वायुसेना का सपोर्ट चाहिए, पर दुर्भाग्य से हमारी हवाई ताकत कमजोर पड़ गई है। क्यूबेक परिषद में रूस के मोर्चे, यूरोप के युद्ध और अफ्रीका के मरुस्थल के विषय में जमकर चर्चा हुई, लेकिन पूर्वी एशिया के विषय में बात करने पर अन्य सहयोगियों का रुख समझते हुए चर्चिल गंभीर हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपनी बात रखी। अमेरिका के नजरिए से चीन का सवाल अधिक अहम है, पहले उसी का समाधान किया जाए। राष्ट्रपति महोदय, सिंगापुर और रंगून की मुक्ति पर विचार करें। आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरा मानना है चीन का ही महत्व अधिक है। नहीं महोदय, जापान ने विद्रोह की मशाल गद्दारों के हाथों में थमा दी है, जो चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा पर जमा हो रहे हैं। अभी अभी हम भारत छोड़ो आंदोलन की आग से बाहर निकल कर आए हैं। दूसरा दावानल पूर्वी मोर्चे पर उठ रहा है। आजाद हिंद फौज वाले पूर्वी सीमा पर पहुंच गए हैं। 1857 से अधिक भयंकर विद्रोह हो सकता है, हमें सावधान रहना है। चर्चिल, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आज नहीं तो कल हिंदुस्तान से तो तुमको हाथ धोना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चर्चिल ब्रिगेडियर विनगेट को अपने साथ लेकर घूम रहे थे।
विनगेट का जन्म हिंदुस्तान के नैनीताल में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश हिंदी फौज में अफसर थे। 20 साल की उम्र में ब्रिटिश तोपखाने में विनगेट को कमीशन मिला था। जेरा जुरा की खोज के लिए लीबिया के भयावह मरुस्थल की खाक छानी थी विनगेट ने। फिलिस्तीनी विद्रोहियों के गढ़ में घुसकर सेना को वायु मार्ग से पहुंचाया था। प्रोजेक्टर पर विनगेट की फिल्म देखकर राष्ट्रपति रूजवेल्ट जैसे ही उठे, राष्ट्रपति महोदय, कुछ भी कीजिए, लेकिन ब्रह्म देश पर फिर कब्जे के लिए जापानी आक्रमण से निपटने के लिए हमें विमानी मदद दीजिए। हवाई ताकत के बिना जापानी हमले से निपटा नहीं जा सकता। ये चित्र देखिए। कौन? ये फौजियों के साथ खड़ा इंसान? जी, सुभाष चंद्र बोस। कौन है ये बोस? ये एक उग्रवादी भारतीय नेता है। और उसके साथ खड़े ये हजारों सैनिक कहाँ के हैं? हमारी ब्रिटिश हिंदी सेना के 45,000 सैनिकों को जापान ने सिंगापुर में बंदी बनाया था। उन्हीं में से 25-30 हजार सैनिक युद्धबंदी इस गद्दार सुभाष चंद्र बोस से जा मिले हैं। उन्हीं को इकट्ठा करके बोस ने ये आज़ाद हिंद फौज बनाई है। वो हिंदुस्तान में घुसकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने की बातें कर रहा है, आज़ादी की बातें कर रहा है, और बोस को जापान सरकार का पूरा समर्थन और साथ हासिल है। ये बोस नाम का व्यक्ति आपको कितनी हानि पहुंचा सकता है? मिस्टर रूजवेल्ट, बेहद खतरनाक आदमी है वो। दूसरों को उत्तेजित करने का हुनर है इस व्यक्ति में। इसने आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी नहीं की। हिंदुस्तान के युवा इसके घोर समर्थक हैं। इसने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में गांधी के समर्थक को भी हरा दिया था। क्या? गांधी के समर्थक को? जी महोदय, गांधी के समर्थक को। हमारे वायसराय ने इसे 11 बार बंदी गृह में डाला, सालों तक बंद रखा, लेकिन इसकी आज़ादी के लिए आक्रामकता कम होने की बजाय तीव्र होती गई। हमारी कैद से भागकर जर्मनी जा पहुंचा। मुसोलिनी की क्या बात करें, उसने तो इसकी पूरी आवभगत की, केवल आरती उतारना बाकी रह गया था। यूरोप में खास मदद न मिलने पर यह व्यक्ति 90 दिन की कठिन यात्रा करके जापान पहुंच गया, जहां इसे जापानी लश्कर शाहों का पूरा साथ मिला है। जापान उसकी क्या मदद कर सकता है? मदद? राष्ट्रपति महोदय, जापान के फौजी प्रधानमंत्री ने बोस को वहां की संसद में सम्मान के साथ ले जाकर जरूरी मदद का वादा किया है। यह तो बहुत बड़ी स्टोरी है। हिंदुस्तान जैसे पिछड़े देश का बोस इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाटक कर सकता है। मैं उलझन की वजह से पूर्वी एशिया की ओर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अब हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। महोदय, यदि आपने हमारी हवाई मदद नहीं की तो ये बोस जापानी फौज के साथ आज़ाद हिंद के सैनिकों को बंगाल में पहुंचा देगा, और ऐसा हुआ ना तो मैं आपको लिख कर देता हूं, हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के सूर्य का अस्त हो जाएगा। ये गुप्त रिपोर्ट देखिए। क्या है इसमें? चीन और जापान में मैत्री कराने के लिए भारतीय नेता सुभाष चंद्र बोस ने कुछ गुप्त क्रांतिकारियों को सिंगापुर रंगून भेजा है। समय रहते बोस की इस खुरापाती कार्यवाही की रोकथाम करना आवश्यक है। चीन को अमेरिकी सहायता नहीं मिली तो अपनी जान बचाने के लिए पहले ही जापान की मार से बेदम हो चुके चीन को जापान के साथ आने में अब देर नहीं लगेगी। इसे रोकना बेहद जरूरी है। आपकी चिंता लाजमी है मिस्टर चर्चिल। राष्ट्रपति महोदय, यदि ब्रह्मदेश और हिंदुस्तान का पतन हो गया तो आपको क्या लगता है जापान की सेना शांत होकर बैठ जाएगी? जी नहीं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो अपने उन्हीं खून से सने हथियारों के साथ अपनी सारी शक्ति जुटाकर पैसिफिक महासागर में अमेरिकी सेना पर भी जी जान से टूट पड़ेगी। फिर क्या होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
जापानी फौजों से तहस नहस हो चुकी पर्ल हार्बर की छावनी को याद करते हुए रूजवेल्ट बिना कुछ बोले अपने घर को चले गए। वो जान चुके थे कि चर्चिल की चिंता ठीक है। रात के खाने के समय रूजवेल्ट और चर्चिल फिर मिले। चर्चिल, बताइए, आपको ब्रह्म देश के मोर्चे पर क्या सहायता चाहिए? मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे केवल कामयाबी चाहिए, बस। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। मैं आज ही साउथ ईस्ट एशिया कमांड बनाता हूं। जापान और आजाद हिंद फौज के मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिगेडियर विंगेट के अभियान को पूरा समर्थन देने का मैंने निर्णय कर लिया है। जो करना है आप ही करें, लेकिन जापानियों के मकसद को कामयाब ना होने दें। पहले मैं समझ रहा था उस बोस को लेकर आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं, लेकिन आपकी चिंता बेवजह नहीं है। यह मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप बोस और जापान से निपटने में कामयाब हैं। ब्रिटिश साम्राज्य अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा था, वहीं नेताजी अपने मकसद को कामयाब करने में जुटे थे। लेकिन सुभाष के जापानी मदद के भरोसे को लेकर नेताजी के साथी ही भरोसा नहीं कर पा रहे थे। राघवन, आपका देश सेवा का गौरव भरा इतिहास है। किनारे पर सुकून से बैठे रहना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। सुभाष बाबू, मुझे जापान के बंदी गृह के अनुभव है। आप कुछ भी कहें, मुझे जापानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मेरा मन विश्वास करने को तैयार नहीं है। राघवन, जब मन में अविश्वास और दुराग्रह हो जाए तो विश्वास करना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा होने पर आगे का रास्ता कामयाबी भरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं बैरिस्टर साहब, यदि ऐसा कोई मौका आया कि मुझे जापान और आप में से किसी एक को चुनना हो तो सुभाष आपको चुनेगा। नेताजी, नेताजी। हाँ बोलो, क्या बात है इतनी हड़बड़ी में? कर्नल यामामोटो आपसे मिलने आए हैं। भेज दो उन्हें। आइए कर्नल साहब, कैसे आना हुआ अचानक? मेरा ही नहीं, तेराउची और पूरी जापानी फौज के अफसरों का मानना है कि आप यदि अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं तो फौजी, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर उलझन पैदा हो जाएगी। आज जापान जिंदगी और मौत के संघर्ष में फंसा है। आपकी ओर से समस्या खड़ी करना ठीक नहीं होगा। क्या कह रहे हैं यामामोटो? सुभाष बाबू, आप कहें तो मैं यहां से जाता हूं। जब आपकी बात खत्म हो जाए तो बुला लीजिए। नहीं नहीं राघवन बाबू, मुझे आपसे कुछ भी नहीं छिपाना है। आप सारी बातें सुन ले तो अच्छा ही रहेगा। मिस्टर यामामोटो, मैंने अपनी आजाद हिंद सरकार का गठन करके उसे शपथ ग्रहण कराने का निर्णय लिया था। मुझे लगता है मेरे इस निर्णय से आपके जापानी प्रतिनिधियों को आपत्ति है। सुभाष, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका हर निर्णय जापान सरकार मान लेगी? आपके प्रधानमंत्री सिंगापुर आए थे, मैंने इस विषय में चर्चा कर ली थी। व्यक्तिगत चर्चा को वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता। ये मेरी समस्या है, आप पर कोई बात नहीं आएगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपके सम्राट से बात करूंगा। मुझे लगता है मिस्टर सुभाष, अब कुछ कहने को नहीं बचा। मैं चलता हूं। सुभाष बाबू, हमारी अपनी सरकार, ये सुनकर मेरे मन को जो सुकून मिला है बयान नहीं कर सकता। हाँ राघवन, मैं जल्द ही आजाद हिंद स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करूंगा। मेरा मन मातृभूमि की ओर कूच करने के लिए आतुर हो रहा है। आपको याद होगा 1928 की कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मैंने हिंदुस्तान में आयरलैंड की तर्ज पर सरकार स्थापित करने की मांग की थी। उस समय गांधी जी कितनी चिंता में पड़ गए थे। मन में एक ध्येय लेकर मैं साहसिक कदम उठाने जा रहा हूं राघवन। सुभाष बाबू, आपका फैसला अच्छा है, लेकिन आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? हाँ राघवन, जल्दबाजी तो कर ही रहा हूं,
इसीलिए तो साहसिक फैसला कह रहा हूं। साहसिक फैसले जल्द ही लिए जाते हैं, नहीं तो साहस कैसा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। हमारी सरकार होगी तो दुश्मन डर जाएगा, और जो हमारे साथ में है उनमें आत्मविश्वास जाग जाएगा। ऐसा लगता है आप युद्ध की तैयारी पहले कर चुके हैं। हाँ राघवन, बिल्कुल सही समझ रहे हो। पूर्वी सीमा पर हिंदुस्तान की आजादी के लिए युद्ध की अग्नि भड़कने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्रह्मदेश को गंवाने के बाद ब्रिटिश घायल हो गया है और जल्द ही बदला लेने के लिए पलटवार करेगा। वो वापस लौटे उसके पहले ही हमें उस पर हमला करना होगा। आजादी के लिए आजाद हिंद फौज आसाम की ओर से हिंदुस्तान में प्रवेश करेगी। ऐसी योजना है तो आपको युद्ध की तैयारी पर ही ध्यान देना चाहिए। फिर आप अस्थायी सरकार के स्थापना समारोह में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? गलत समझ रहे हो राघवन, ये समारोह नहीं है। ऐसा करना अनिवार्य है। मान लो युद्ध शुरू हो गया तो शपथ ग्रहण की विधि होनी चाहिए, नहीं तो जापानी सेना के साथ आजाद हिंद फौज किस हैसियत से कूच करेगी। यदि अस्थायी सरकार का साया नहीं रहा तो मेरे इकट्ठा किए गए हजारों फौजियों पर तमाम आरोप लगाएगी दुनिया। अब समझा अस्थायी सरकार का शपथ ग्रहण कितना जरूरी है। एक बार टोक्यो ने हमारी सरकार को मान्यता दे दी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर से आजाद हिंद फौज भी अपने आप ही जापान की मित्र राष्ट्र की फौज की हैसियत पा जाएगी। मान गए नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। आप मुझे सुभाष ही कहिए, नेताजी नहीं। नहीं सुभाष, अब मैं आपको केवल नेताजी ही कहूंगा। आप इसके अधिकारी हैं। अब मैं फिर अपने आप को देश के लिए अर्पित करता हूं। यह बात पूरे सिंगापुर में फैल गई कि राघवन भी यल्लप्पा के साथ आजाद हिंद फौज के काम में हाथ बटाने लगे हैं। आजाद हिंद फौज में खुशी की लहर फैल गई थी। नेताजी ने अस्थायी सरकार का घोषणा पत्र तैयार कर लिया था। पत्रकार ऐसे अय्यर नेताजी के आंदोलन में शामिल हो गए थे जो नेताजी को दुनिया भर की ताजा खबरें पहुंचा रहे थे। नेताजी, आप मित्रमंडल में किस किस को शामिल करने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। कोई नाम आपका है? प्रस्ताव रखिए। मेरा मानना है आप कैबिनेट में किसी को भी नहीं रखिए। प्रधानमंत्री और युद्ध विभाग आपके पास ही रखिए। केवल एक सदस्यीय मंत्रिमंडल? हाँ नेताजी, मैं सही कह रहा हूं। आपको छोड़कर मंत्री पद की योग्यता कोई नहीं रखता। अय्यर, आप पूरी तरह से गलत हैं। मेरा मानना है कि असली नेता वो होता है जो अपने पराक्रम पर भरोसा कर भरोसेमंदों को समझे। आप जैसे सामर्थ्यवान और अन्य साथियों की आकांक्षा, जिद और मेहनत को नजरअंदाज करना पाप होगा। अस्थायी सरकार के घोषणा पत्र को कागज पर उतारने के लिए अय्यर टाइपराइटर पर बैठे थे। आधी रात हो चुकी थी। आखिरकार एक एक कागज नेताजी के कक्ष से अय्यर के पास आने लगे। अय्यर बोल बोल कर टाइप कर रहे थे। गुलाम देश की आजादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे 18
1857 के क्रांतिकारी को याद किए बिना आजाद हिंद की अस्थायी सरकार का घोषणा पत्र शुरू नहीं हो सकता। दुर्भाग्य का साथ और नेतृत्व के दोष के कारण पहले विश्व युद्ध में हमारे भाग्य में पराभव का कलंक आया। फिर भी हमारे राष्ट्र नायकों की स्मृति बलिदान और पराक्रम का संदेश देती रही। महात्मा गांधी ने अपने नए मंत्र से आजादी के आंदोलन में जान फूंकी। स्वराज का मंत्र जन जन तक पहुंचाया। चलो नेताजी, अब सुबह हो गई। क्या लिखते हैं आप? ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा है। लीजिए, तैयार हो गया आपका मजमून। देख लीजिए, कुछ गलत टाइप हुआ हो तो मैं ठीक कर देता हूं। नहीं, कुछ अल्प विराम की गलती है, और गलती का तो सवाल ही नहीं अगर अय्यर बाबू ने टाइप किया हो तो। वैसे सुबह हो गई है, कुछ देर आराम करते हैं। सुभाष भले ही अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए थे, लेकिन अय्यर बिस्तर पर उस मजमून से बाहर नहीं निकल पा रहे थे जो उन्होंने टाइप किया था। वे खुद से बात कर रहे थे, किस तरह गुलाम हिंदुस्तान की टीस को नेताजी ने लिखा है और आजाद हिंदुस्तान के संकल्प को उतारा है। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।